हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी। ठीक है, तो देखते हैं हेरिडिटी किसे कहते हैं। तो द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, या ट्रेट्स फ्रॉम parent to their offspring is called as heredity. The transmission of characters from parents to their offspring is called as heredity. ठीक है, इसे हम हेरिडिटी कहते हैं। अब बात आती है ट्रेड्स की। तो ट्रेड्स भी क्या होते हैं कि जो ट्रेड्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं उन्हें हम इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। इनहेरिटेड ट्रेड्स, inherited traits that come from parent to their offspring. ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट्स दैट कम्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। माता पिता से संतान में आने वाले कैरेक्टर्स को हम इनहेरिटेड कैरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए जी, अब आगे देखते हैं। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी and variations is called as is known as जेनेटिक्स। जी, हेरिडिटी और वेरिएशन यानी कि हेरिडिटी की जहाँ पर हम स्टडी करते हैं उसको कहते हैं हम जेनेटिक्स। साइंस की ब्रांच है, बायोलॉजी की ब्रांच है ये। जहाँ हम हेरिडिटी की स्टडी करते हैं उसे हम जेनेटिक्स बोला जाता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स में, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए जी, अब देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल ने आखिर जेनेटिक्स में क्या किया है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। ही परफॉर्म his experiment on garden pea plant, Pisum sativum। गार्डन पी प्लांट पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और उन एक्सपेरिमेंट में इन्होंने फॉलोइंग कैरेक्टर्स को कंसीडर किया, जिसमें था सबसे पहले हम बात करें पौधे की हाइट को लेकर था। टॉल, ड्वार्फ प्लांट,
पाइजम सटाइवा में जो एक्सपेरिमेंट था वहाँ पे इन्होंने फॉलोइंग कैरेक्टर्स को मेंशन किया है, यानी कि इन कैरेक्टर्स के ऊपर उन्होंने स्टडी किया है, जिसमें उन्होंने टॉल और डॉट प्लांट लिया था। पी प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा उन्होंने कैरेक्टर लिया था अपनी स्टडी के लिए, क्या लिया था, राउंड एंड wrinkle sheet, राउंड एंड wrinkle sheet। थर्ड कैरेक्टर लिया था इन्होंने, क्या था वो, कलर ऑफ फ्लावर, वाइट एंड कौन सा कलर था, वायलेट, वाइट एंड वायलेट। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनके ऊपर इन्होंने पाइजम सटाइवम पर अपनी स्टडी की। जो एक्सपेरिमेंट था वो इन कैरेक्टर्स पर बेस्ड था। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, बिफोर स्टार्टिंग मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स, हम कुछ बेसिक टर्म्स को देख लेते हैं जिनको मेंडल्स ने अपनी स्टडी में मेंशन किया था। सबसे पहले हम ले लेते हैं डोमिनेंट ट्रेट्स। डोमिनेंट ट्रेट्स किन्हें कहते हैं? The traits which are expressed themselves in organism every condition of combination, यानी कॉम्बिनेशन की कोई भी कंडीशंस हो, उन सब में जो ट्रेट्स विजिबल होते हैं ऑफस्प्रिंग में उन्हें हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट्स। द ट्रेट्स विच आर एक्सप्रेस देमसेल्व इन एन ऑर्गेनिज्म known as dominant traits। उनको डोमिनेंट ट्रेट्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा इन्होंने इस्तेमाल किया था रिसेसिव ट्रेट्स। रिसेसिव ट्रेट्स किन्हें कहते हैं? The traits that are not visible in an organism, that are not visible। रिसेसिव ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखाई नहीं देते। ये आपको दिखाई दे जाएंगे, डैट कैन सीन, ये ऑर्गेनिज्म में आपको दिखाई देंगे क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। लेकिन रिसेसिव ट्रेट्स ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते, खुद को प्रेजेंट होंगे लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते। तो दैट ट्रेट्स दैट आर नॉट विजिबल इन ऑर्गेनिज्म नॉन एज रिसेसिव ट्रेट्स। ठीक है, नोट कीजिए, इसके बारे में फिर आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी देखिए, जीन्स, अब हम जीन्स कहते हैं। जीन्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। वैसे जीन्स होते क्या हैं? जीन्स जो होते हैं ये सेगमेंट्स होते हैं, भाग होते हैं डीएनए के, सेगमेंट ऑफ डीएनए के भाग होते हैं। ठीक है, अगर बात आती है क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड, क्रोमोसोम्स। चलिए मैं उसको भी लिख देता हूँ। आपको पता ही होगा ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं।
सॉरी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, ये क्रोमोसोम्स क्या है? स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के स्ट्रैंड्स होता है। और जीन्स क्या होते हैं? उन्हीं स्ट्रैंड्स के सेगमेंट जीन्स होते हैं जिनके अंदर कैरेक्टर्स इनकोडेड होते हैं। अब मैं लेने वाला था हूँ एल एल क्या कहते हैं? ये पेयर ऑफ जीन्स होता है, पेयर ऑफ जीन्स। that are responsible for particular factors, जो कि एक निश्चित कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पेयर ऑफ जीन्स, ये जो एलील होते हैं ये पेयर ऑफ जीन्स होते हैं डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, किसी विशेष कैरेक्टर्स, विशेष गुण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलील्स। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म्स थे, आप इनको नोट कर लीजिए। चलिए जी, अब लेते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स। तो उसमें पहला आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ था मेंडल्स का लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसको लेंगे, बैक टू बैक कवर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि इट सेज दैट द कंट्रास्टिंग एलील्स, यदि आपके पास में एक कंट्रास्टिंग एलील्स है, यानी कि दो डिफरेंट करेक्टर्स का एक पेयर है आपके पास में, तो उनमें से एक करेक्टर्स विजुअल होता है ऑफस्प्रिंग में, और जो करेक्टर विजुअल होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन को हम डोमिनेंट जीन कहते हैं, और करेक्टर्स को डोमिनेंट करेक्टर्स कहते हैं या डोमिनेंट ट्रेट्स कहते हैं। जैसे मेरे पास में पेयर है, ये मान लीजिए ये है मेरे पास में एलील टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, ये मेरे पास में एलील है। यहाँ पर टू पेयर ऑफ जीन्स है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल होता है टॉलनेस के लिए, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है डॉर्फनेस के लिए, ये टॉलनेस के लिए, डॉर्फनेस के लिए। तो ऑफस्प्रिंग के अंदर डोमिनेंट करेक्टर जो होगा वो एक्सप्रेस होगा, यानी कि यहाँ पे जो डोमिनेंट करेक्टर्स है वो है टी, कैपिटल टी। तो जो ऑफस्प्रिंग होगी वो कैसी होगी? टॉल होगी। तो इस जीन को हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन, और ये जो टॉलनेस का करेक्टर है ये कहलाया जाएगा डोमिनेंट करेक्टर। आई होप आपके समझ में आया होगा। ये कंट्रास्टिंग एलील हो गया जहाँ पे दो विपरीत एक दूसरे के अपोजिट करेक्टर्स एक साथ आए हैं, यानी कि ये टॉल का तो ये उसका डॉर्फनेस का। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ये अब हम दूसरा लेते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन says that traits are segregated, या traits get segregated completely during the formation of गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान जो ट्रेट्स होते हैं या जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। इसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विदाउट एनी मिक्सिंग, ऑफ
एलेल्स की कोई मिक्सिंग भी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ बात करूँ, मैं अभी इसको ही देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये जीन्स थे, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स थे, तो ये जब गैमेट्स बनाएंगे तो ये दोनों कंप्लीटली एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो इनका एक दूसरे से अलग हो जाना यही कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये अलग बन गया और ये अलग हो गया, पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इट सेज दैट ट्रेड्स कैन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। डिफरेंट कैरेक्टर्स के जो ट्रेड्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये कहना चाहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे कि मैं बात करूं राउंड एंड व्रिंकल, राउंड एंड ग्रीन ले लेते हैं, राउंड एंड ग्रीन, व्रिंकल एंड येलो। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल केवल यहाँ पे एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे जो गैमीट्स बनने वाला है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा, यानी कि किसी तरीके की कोई भी मिक्सिंग नहीं है। यहाँ से आर आया है तो यहाँ से वाई आएगा, यहाँ से आर आया है तो यहाँ से वाई आएगा। डिफरेंट कैरेक्टर्स के जो जीन्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स के जो ट्रेड्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, सेग्रीगेट होंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियो।